मैंने उसी क्षण हाथ बढ़ाकर उसकी पिछली जेब से मोबाइल निकाला और बाहर खींचा। नंबर क्या है इस मोबाइल का? नहीं जानता, वो पूर्ववत स्वर में बोला। हमें यह मोबाइल सिर्फ उनकी कॉल सुनने के लिए ही मिला है। इसका नंबर क्या है हमें नहीं पता। मैंने शेरा वाले मोबाइल से अपना मोबाइल मिलाया। मोबाइल की घंटी बजी और शेरा वाले मोबाइल का पूरा नंबर जो स्क्रीन पर आया वो ये था, 9810111568। मन ही मन नंबर याद करते मैंने शेरा वाला मोबाइल ऑफ़ किया। अगले ही पल, और इस नंबर के साथ कोई नाम नहीं था। मुझे लगा शायद कोई स्पैम नंबर है। मन ही मन नंबर याद करते हुए मैंने शेरा वाला मोबाइल ऑफ़ किया। अगले क्षण मैंने चीफ़ को फ़ोन लगाया और शेरा का मोबाइल नंबर देती उसकी इंक्वायरी कराने की दरियाफ़्त की। अब महज वक्त की ही बात थी कि पता चल जाना था कि मोबाइल किसके नाम से है। मोबाइल का मालिक कथित अंकल है या कत्याल है या कोई और। चीफ़ को फ़ोन करने के बाद मेरे कदम वापस बेडरूम की तरफ बढ़े जहाँ शेरा कुर्सी से बंधा पड़ा था। भड़ाक, जैसे ही मैंने बेडरूम के भीतर कदम रखा कि कुर्सी की पिछली पुश्त, पिछली टांग भड़ाक से मेरे गदराए सीनों पर पड़ी। मैं पीठ के बल हवा में 3-4 कदम पीछे उछलती चली गई। मेरे स्प्रिंगदार एसेट्स पर कुर्सी से वार करता शेरा वाली भी पल भर को लड़खड़ाया और संभलने का प्रयास करने लगा। कमीने ने जली हुई कुर्सी से अपने बंधे हाथ पैर खोल लिए थे और वहीं कुर्सी उठाकर मुझ पर वार किया था। बंधी रस्सी जलकर कमज़ोर जो पड़ गई थी। उसी क्षण मैं नितंबों के बल स्प्रिंग की तरह उछली और सीधी खड़ी हुई। फिर मैं लड़खड़ाते संभलते शेरा को अपनी की तरफ भागती चली गई। उसके 5 कदम पहले ही मैंने हवा में उड़ान भरी और मेरी फ्लाइंग केक शेरा के जबड़ों में पड़ी। मैं ज़मीन पर गिरी, फिर एकाएक उठी। शेरा मेरे वो डबल बेड पर उड़ता चला गया। मैंने हवा में फिर उड़ान भरी और बेड पर पड़े उसके जिस्म पर गिरने लगी। इसी दौरान शेरा करवट बदल गया और मैं हल्की सी चीख को मारती औंधे मुंह धाड़ से बेड के पायदान पर गिरी। शेरा ने उसी क्षण मेरी तरफ करवट बदली और उछलकर मेरी पीठ पर आ चढ़ा। अगले ही पल उसने मेरी आगे फैल रखी दोनों बाहें पकड़ी और अपनी तरफ खींचने लगा। इस बार मेरी चीख लंबी होती चली गई। मैं औंधे मुंह सीनों के बल बिस्तर पर पड़ी अपनी टांगें उछालने लगी। रामजादी, बहुत जान है तेरे इस जानलेवा स्टाइल में। शेरा मेरी बाहें पुरजोर विपरीत दिशा में खींचता बोला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उखाड़ फेंकूंगा इन्हें। मुझे लगा वह हरामजादा मेरी बाहें कंधे से उखाड़ कर रख देगा। दर्द की अधिकता से मेरे जबड़े भिंचे और दिमाग तेजी से सोचने लगा। तभी मैंने नीचे से अपने कूल्हे घोड़ी की तरह उठाने शुरू कर दिए तो शेरा भी मेरे कूलों संग मेरे ऊपर बैठ उठता चला गया। ये क्या कर रही है शेरा का हैरान स्वर। घोड़ी बन रही हूँ राजा, रोमांटिक अंदाज में कहते मैंने यकायक अपने कमान की तरह उठते जा रहे जिस्म को यकायक ढीला छोड़ दिया। भड़ाक से मेरी जांघें बेड की पायदान पर आ गिरी और शेरा की पकड़ भी तनिक ढीली हुई। वो भी मेरे स्प्रिंगी झटके की बदौलत मेरी पीठ पर ही लड़खड़ाया। मैंने उसी पल अपना दायां पैर पीछे से उल्टा चलाया तो उसकी एड़ी शेरा की गुद्दी पर पड़ी। फलस्वरूप उसका सिर तनिक झनझनाया और एक हाथ की पकड़ मेरे एक हाथ से छूटी। मैंने उसी पल अपने आज़ाद हाथ की मदद से करवट बदली और उछली। अगले ही क्षण शेरा मेरे पहलू में चित्त गिरा और मैं करवट बदलती उसके पेट पर चढ़कर बैठ गई। धड़ाक धड़ाक, उसी पल मेरे सॉलिड घूंसों की बौछार उसके पहले से सूज रहे पोपटों पर पड़नी शुरू हो गई। कुत्ते शेर जितना भी शेर हो पर बिल्ली से किसी सूरत भी जीत नहीं सकता। ऐसे ही नहीं दुनिया बिल्ली को शेर की मौसी कहती। धड़ाक धड़ाक, बचाओ। मेरे प्रचंड घूंसों से वो बिलबिलाने लगा। अगले 3 मिनट बाद वो अर्धबेहोश था और मैं उसे कंधे पर लादे अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ उतर रही थी। उसका दिया मोबाइल मेरे पास था और जिस गाड़ी में वो चारों मेरा अगवा करने आए थे उसकी चाबी मेरी जेब में थी। नीचे पहुंचकर मैंने उनकी काली एम्बेसडर देखी और शेरा को सड़क पर पटक दिया। उसका सिर सड़क से टकराया और वो पूरा बेहोश होने की बजाय पूरा होश में आया। सच में मैं ऐसा ही चाहती थी। रियली लक फेवर्स द ब्रेव। किसी ने सच ही कहा है, बहादुर का किस्मत भी साथ देती है। अगले पल मैंने उसे ड्राइविंग सीट पर धकेला और खुद पिछली सीट पर पहुंची। तत्काल मैंने चाबी इग्निशन में फंसाई और उसकी गुद्दी पर रिवॉल्वर सटाई और गुर्राई, जब अब तुम गाड़ी चलाओगे और अंकल का जब फ़ोन आएगा तो तुम उसे बताओगे कि तुमने नीला दामली का अगवा कर लिया है। इसी कोशिशों में तुम्हारे तीनों साथी नीला के हाथों शहीद हो चुके हैं। अगर तुम नीला भारती को बेहोश करके काली बाड़ी ला रहे हो, अंडरस्टैंड। उसकी गुद्दी पर रिवॉल्वर ठोका मैंने। और तुम
नीला दामली को बेहोश करके कालीवाड़ी पर ला रहे हो, अंडरस्टैंड। मैंने उसको टोका और उसकी गुद्दी पर रिवाल्वर टिका दी। सोच लो, तुम अपनी मौत को दावत दे रही हो, वो बोला। स्टार्ट द कार। मैंने उसके इरादों को किसी खातिर में न लेते हुक्म बनाया। एक रहस्यमय मुस्कान के साथ शेरा ने इग्निशन की घुमाई। घुर घुर, अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट हुई। लटखट, शेरा ने गियर बदला और हंसा। नीला डियर, तुम जानबूझकर मेरे हाथों अपना अगवा क्यों करवा रही हो। उसी क्षण गाड़ी गति पकड़ती चली। मैं सोच में पड़ गई। ये तुम्हें जानती थी कि अभी कथित अंकल या कत्याल की कॉल शेरा के मोबाइल पर आएगी, पर उसमें मैं कैसे फंस जाएगी। मैंने गन पॉइंट पर बैठा शेरा इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहा है कि मैं अपना अगवा स्वतः ही करवा रही हूँ। मैंने बहुत सोचा, पर जवाब मुझे समझ ना आया। जो होगा देखी जाएगी, मन ही मन बुदबुदाती मैं शेरा को देख गुर्राई। ये एक बात याद रखना, अगर फ़ोन पर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो गोली तुम्हारी गुद्दी फाड़ती विंड स्क्रीन तोड़ जाएगी। फिर मेरा जो होगा वो यह तुम तो किसी भी सूरत में नहीं जान पाओगे। हा हा हा। शेरा ने एक विषाक्त कहकहा लगाया और एक्सीलेटर पर दबाव देता चला गया। गाड़ी उसी पल हवा से बातें करने लगी, जबकि मैंने अपनी डनहिल सुलगा ली। शेरा की हिम्मत ना हुई कि इस बार मुझसे डनहिल मांगे।